बच्चों, हमने हमारी पुस्तिका का 5वां अध्याय पूरा अध्ययन कर लिया है और इस पूरे अध्याय को हमने कुल 3 भागों के अंतर्गत अध्ययन किया है और जिसमें हमने पंचायती राज से संबंधित जो भी बातें थी, जिसमें ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम सभा, उनके कार्य, उनकी नियुक्तियां, उनकी भूमिकाएं, उन सब के बारे में जिक्र कर लिया है। आज का जो हमारा भाग है बच्चों, वह भाग है 4, जो इस पूरे अध्याय के जो महत्वपूर्ण निबंधात्मक और छोटे प्रश्न हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों से संबंधित है। तो बच्चों, ये जो हम अभ्यास प्रश्न हल करें उससे पहले मैं आपको एक बात कहूँ कि आप जब भी ऐसे अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, जब आप अध्याय को ढंग से पढ़ेंगे। यानी कि आपने जब तक इस पाठ का पूरी तरीके से समझकर अध्ययन नहीं किया तब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो आपको पूरे अध्याय को रटना नहीं है बल्कि समझना है और समझकर ही इन प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे जो उत्तर लिखे हुए हैं वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं, यानी कि इन उत्तरों को देखकर आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखने का प्रयास करें। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिखने की जो गति कम है या बहुत गलत लिखते हैं, वो सुधार तभी कर सकेंगे जब वो बार बार लिखने का प्रयास करेंगे और प्रश्नों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, यानी कि समझ के फिर उत्तर देंगे तो ही अच्छा उत्तर दे पाएंगे। अगर आप रट के और फिर उत्तर देने की कोशिश करोगे तो आप सही तरीके से उत्तर नहीं दे सकोगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? छोटा प्रश्न है जिसको लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं, उनको आपको बताना है सबसे छोटी इकाई क्या है। बच्चों, यहाँ पे आप प्रश्न का उत्तर तो देख ही लिया होगा, इसलिए आपको सब में समझ में आ गया होगा सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम सभा होती है। मताधिकार कितने उम्र में प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न है, तो मताधिकार के लिए बच्चों कितनी उम्र निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष उम्र हो जाने के बाद में जो लोग हैं जो वयस्क कहलाते हैं और वयस्क लोगों को मत का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 3 है, पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने ये छुपा लिया है, बताओ देखे क्या कहते हैं। पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य हमने बात की थी कौन होते हैं, तो उसके लिए उत्तर है गांव की मतदाता सूची के सभी सदस्य। ये ध्यान रखना है, मतदाता सूची, मतदाता सूची के सभी सदस्य किसके सदस्य होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज के हमने 3 स्तर पढ़े थे बच्चों, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत गांवों के समूह को कहते हैं, पंचायत समिति कुछ पंचायतों के समूह को कहते हैं और जिला परिषद पूरे जिले के लिए कार्य करता है। तो 3 स्तर हो गए, तीनों स्तर आपको नाम से ध्यान रखने हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, पंच या सरपंचों के स्वच्छता के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस पुरस्कार की हमने जिक्र की थी, आपको बताना है, मैंने छुपा लिया प्रश्न का उत्तर। इसके लिए बच्चों दिया जाता है निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2005 से लगातार ये पुरस्कार जो भी स्वच्छ पंचायत होती हैं, जो चयन की जाती हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, पंचायत समिति को और किन नामों से जाना जाता है? पंचायत समिति के दूसरे नाम लिखने हैं, तो हमें ध्यान हो पंचायत समिति को हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप दूसरा भी लिख सकते हो, विकास खंड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विकास खंड भी कहा जाता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको, पंचायत समिति का ही नाम है विकास खंड और पंचायत समिति को ही जनपद पंचायत कहा जाता है। हरदास गांव के लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? बच्चों, इसके लिए आपको हरदास गांव की पूरी बात पता होनी चाहिए, जो हमने बैठक की चर्चा की थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपके अध्याय में दी गई है। तो आपने अध्याय पढ़ा होगा, जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिसमें पहली समस्या थी गाँव में पानी की कमी। दूसरी थी इसमें हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया था। दूसरी थी गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी।
हमने देखा था कि जो बीपीएल परिवारों की सूची बनाई जा रही थी उसमें जो वास्तव में गरीब थे उनका नाम नहीं था, और जो लोग बहुत संपत्ति वाले थे जिनके पास ज़मीन भी थी उनका जो बीपीएल सूची के अंदर नाम था। तो ये दोनों समस्याएं हरदास गांव की जो ग्राम सभा की बैठक थी उसके अंदर सामने आई। इन समस्याओं के हल के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए? तो सबसे पहले तो गाँव के कुओं को साफ कराने और 2 हैंडपंप को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची की गड़बड़ी को दूर करने का निर्णय लिया गया। ये सारे निर्णय लिए गए हरदास गांव की जो ग्राम पंचायत थी उसके द्वारा। हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक कार्य का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। ये कार्य है बच्चों, ये आपके खुद के अनुभव के आधार पर है। आप अपनी पंचायत में जो भी विकास कार्य किए गए हैं उनका कोई भी उदाहरण ले सकते हैं और उनमें इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप अपने मन से करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया और काम पूरा हुआ या नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम देख लेते हैं, गांव में पंचायत ने नालियां बनाने का काम किया। नालियां बनाने का विकास कार्य किया गया क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों तरफ फैल रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी और गांव में बीमारियों का खतरा फैल रहा था। तो ये तो हो गया कारण। नालियों को साफ करने का कार्य क्यों किया गया, तो ये कारण हो गया। अब इसमें पैसा कहाँ से आया भाई? पैसा आया घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से पैसा मिला। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं की जो राशि प्रदान की गई थी, अनुदान प्रदान किया गया था, उससे पैसा मिला। और तीसरा, समुदाय में काम जो समुदाय के जो लोग थे, काम करने के लिए मिलने वाले जो लोगों ने दान दिया, उस दान से पैसा आया। तो ये हो गया कार्य के लिए पैसा आया कहाँ से। अब कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो बच्चों ये काम पूरा हो गया। अगर नहीं हुआ, आपका ऐसा कोई कार्य है जो आपकी पंचायत ने पूरा नहीं किया, उसके बारे में आप नहीं हुआ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? और भाग लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? एक ही प्रश्न है बच्चों, लेकिन 3 चीजें पूछी गई हैं। प्रश्न एक है, चीजें क्या पूछी गई हैं? 3 पूछी गई हैं। क्या क्या? पहली बात पूछी गई है ग्राम सभा का महत्व बताना है। दूसरी बात पूछी गई है, क्या सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। तो इनका हमें तीनों का अलग अलग उत्तर देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्राम सभा के महत्व को। तो ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। तो ये हमारी पूरी ग्राम सभा की चर्चा हो गई कि ग्राम सभा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, जो भी वयस्क हैं, जो भी ग्राम सभा के सदस्य हैं। क्यों लेना चाहिए, इसका उत्तर लिखते हैं, क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वे ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह से बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो वो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा। यानी कि जब आप ग्राम सभा में जाओगे तभी आप अपनी समस्या को सभी लोगों के सामने रख सकते हो। ग्राम सभा के सदस्य उन समस्याओं को सुनेंगे और फिर उनका समाधान होगा। इसलिए हमें ग्राम सभा की बैठकों में जाना जरूरी हो जाता है और ताकि समस्याओं का समाधान निदान हो सके। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न बच्चों परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको पहले इनको पढ़ना है। ये जो खबर दी गई है तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है भाई? चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है जिसका नाम है निमोन। दूसरे गांव की तरफ पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर है? टैंकर पर, यानी पानी के टैंकर मंगाते हैं।
इस गांव के भगवान महादेव लाड, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगवान महादेव लाड, 35 वर्ष का व्यक्ति है, को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरीके से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस को रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसे टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनवाई गई थी ताकि पानी को समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। ये एक न्यूज छपी है, एक समाचार छपा है, किसमें? इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार का नाम है। उस अखबार में ये समाचार छपा है कि निमोन गांव में टैंकर मंगाए जाते थे। उन टैंकरों के पानी को लाड ने जब टंकी में भरने के लिए कहा कि भाई टंकी में भर दो तो पूरे गांव वाले पानी पी लेंगे, तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। ये हमला किन्होंने किया? ऊंची जाति के लोगों ने किया। लाड क्या था? निम्न जाति का सदस्य माना जाता था। तो ये घटना छपी है, तो इसके लिए हमें उत्तर देना है। किन प्रश्नों का? भगवान लाड को पीटा क्यों गया था? क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? और अगर आपको लगता है हाँ, सहमत हो, तो क्यों यह भेदभाव का मामला है? इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। सबसे पहले हमें लिखना है कि भगवान लाड की पिटाई क्यों हुई, उसे क्यों प्रताड़ित किया गया? क्योंकि भगवान लाड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामीण वासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। ऊंची जाति लोगों का शक्तिशाली थे, वर्चस्व था, वो दलितों को पानी नहीं भरने देना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने लाड पर हमला कर दिया। यह एक भेदभाव का मामला है, ठीक है, इससे हम सहमत हैं। क्यों है भाई भेदभाव का मामला? क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार की अवहेलना है। हमें हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया जिसमें सभी लोग समान हैं, लेकिन इस घटना में हमें इस समानता के अधिकार का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भेदभाव का एक उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में बताइए। देखो बच्चों, जल संरक्षण के लिए हमारे अध्याय में अनवर ने बहुत अच्छी बातें बताई थी। महाराष्ट्र के एक गांव का जिक्र किया था जिसमें जल संरक्षण के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई गई थी। ठीक है, लेकिन हमें अनवर की बातों को तो ध्यान में ही रखना है। साथ में आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं कि आप अपने गांव में किस तरीके से जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा का जल होता है, उसको हम किस तरीके से हमारे गांव में पेयजल के रूप में काम में ले सकते हैं। अगर आप अब इसको अपने विचारों के आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे तो ऐसे उत्तर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो उत्तर देख रहे हैं उसको देख लेते हैं। पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना और पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ जल संरक्षण की हमें देखनी है, जल संरक्षण क्या होता है। ठीक है, इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो हमें पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ों से ही वर्षा आकर्षित होती है और पर्यावरण में नमी बनी रहती है, तो सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। फिर नालों पर चेक डैम या फिर छोटे छोटे बांध बनाए जाने चाहिए। ये भी हमने जिक्र किया था कि जब वर्षा का जल इकट्ठा होता है और वह बहने लग जाता है तो वहाँ पर जो नाले होते हैं उन पे हमें एक बांध बनाना चाहिए जिसको चेक डैम कहते हैं। ऐसे चेक डैम बनाने चाहिए। फिर जलाशय बनाने चाहिए, बावड़ियाँ आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जा सकता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके, इसका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। पानी की कमी के दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। ये जल संरक्षण के ऊपर पूरा एक निबंध हो गया। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? हमने फ़र्क देख लिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है।
वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु कितनी हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो। ये तो हो गया ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं। पंचायत क्षेत्र में लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर हो गया। प्रश्न 14 है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? हरदास गांव की बात है बच्चों, इसको हमें करना है कि गड़बड़ी थी या नहीं थी। तो सबसे पहले तो ग्राम सभा में गरीबी रेखा में नीचे आने वाले परिवारों की सूची में निम्नलिखित गड़बड़ियाँ थी। कौन कौन सी गड़बड़ियाँ थी वो देखना है। गरीबी रेखा में से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर का नाम शामिल था, जबकि उसमें अभी रंगीन टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी है, यानी कि उसके पास में पैसा है जब ये चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उसका नाम इस गरीबी रेखा की सूची में शामिल है। दूसरा, बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, फिर भी बिरजू का नाम गरीबी रेखा में के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में शामिल था, ये भी एक गड़बड़ी थी। तीसरी, ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था, यानी वह गरीब था, लेकिन उसका इस सूची में नाम नहीं था। ये कुछ गड़बड़ियाँ उस सूची के अंतर्गत थी। प्रश्न 15, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी? ग्राम सभा की बैठक में निम्न चर्चा हुई भाई, कौन कौन सी? पहली तो हुई सड़क को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया। गांव की पानी की समस्या का बारे में, कमी के बारे में चर्चा हुई। और तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो सूची की गड़बड़ी थी वो समस्या यहाँ पे देखी गई। इन समस्याओं को हल कैसे किया गया? सुझाव देना है। पहला सुझाव दिया गया पानी की समस्या के लिए कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव के एक बड़ी टंकी में भरना चाहिए, जिससे गांव की पानी की आपूर्ति हो जाए। दूसरा सुझाव दिया गया हैंडपंप और गहरे कर दिए जाए, कुओं को साफ कर दिया जाए। तीसरा सुझाव दिया गया जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड प्रारंभ करना चाहिए। नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध और टंकियां बनानी चाहिए। ये सुझाव दिए गए जल की समस्या को दूर करने के लिए। 16 प्रश्न है, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? वही निर्णय है बच्चों जो हमने पहले पढ़े। पहला निर्णय कुएं साफ करने का, हैंडपंप को गहरा करने का। दूसरा, गांव के में बिना पानी से रहना न पड़े। दूसरा निर्णय कि पंचायत के विकास खंड अधिकारी से बात करके जल संरक्षण योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी की जाए। ये निर्णय लिए गए। क्या आपको लगता है ये निर्णय लेने जरूरी थे? ये जो निर्णय लिए गए ये आपको लगता है कि जरूरी है? हाँ, हरदास ग्राम पंचायत में ये निर्णय लेना जरूरी था, क्योंकि गांव के लोगों के सामने पानी की समस्या सबसे बड़ी थी, अतः सबसे पहले उसी समस्या का हल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये हो गया। और 18 प्रश्न है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? ये भी ग्राम सभा की बैठक की बात है। सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी जमीन थी और वह जमींदार था और वह अमीर चंद से डरता था। उसने अमीर चंद की बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि जो सूरजमल था वो तो था कमज़ोर, पैसा कम था उसके पास, अमीर चंद जमींदार था तो वह उसको उससे डर लगा। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने ही लिए बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ें रोकती हैं? आप भी अपनी कक्षा में ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनको जब खड़ा किया जाता है कुछ भी चीज़ बोलने के लिए तो वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते, इसका हमें कारण बताना है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आपको झिझक होती है, आप अपनी बात को नहीं कह पाते हैं? तो इसमें हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसमें लोग अपने लिए बोल नहीं पाते हैं। लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी समाज में स्थिति कमज़ोर होती है। वे आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक तीनों रूपों से कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वे किसी भी विपरीत स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए वे किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए
ऐसा करते हैं, नहीं बोल पाते हैं। हमारी कक्षा में आप क्यों नहीं बोल पाते हो, ये अनुभव भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ प्रश्न थे, छोटे भी थे, निबंधात्मक भी थे। तो इन प्रश्नों का हमने पूरा जिक्र किया, हल किया। इनको आप अपने तरीके से लिखो तो और भी अच्छे तरीके से आप उत्तर लिख पाओगे। तो अब ये हमारा जो पूरा अध्याय है ये समाप्त हो गया बच्चों। आगे हम इससे अगला जो अध्याय है हमारा अध्याय 6 उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।